हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की ऑनलाइन क्लासेस में। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर को सॉल्व कराएंगे, जिसमें मैंने आज का विषय इंग्लिश लिया है। तो शुरुआत में हम लोग जानेंगे कि पेपर को किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है और पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का क्रम क्या होता है और पेपर कितने घंटे का होता है। तो गाइस, ये मैंने 2020 का इंग्लिश का पेपर लिया है। आप लोग देख रहे हैं, ये 817 MN सीरीज़ का है और आपका जो पूरा टाइम मिलना है वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय रहना है और टोटल 70 मार्क्स का पेपर होना है। तो उसके कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन पढ़ने और आंसर देने से पहले हमें एटलीस्ट पहले पेपर में जो प्रश्न संबंधी सूचनाएं दी हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में दिया रहेगा, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट कैंडिडेट को दिए गए हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए। पहले 15 मिनट विद्यार्थियों को दिए हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए। और उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड होगा। इंग्लिश का पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें से ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपलसरी। दोनों सेक्शंस में से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को करना है। हालांकि उस क्वेश्चन पेपर के सामने उस क्वेश्चन में ही दिया होगा कि इस प्रश्न में से या इस प्रश्न में से विकल्प के तौर पर कितने हैं और कितना करना है, लेकिन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे प्रश्न करने हैं। यदि विकल्प में दिया है तो विकल्प में चूज करके करना है। 3 है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके वह कितने मार्क्स का है वो दिया रहेगा। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद ही हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाई स्कूल के इंग्लिश के बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए भाग में। सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसमें उससे संबंधी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इसी पैराग्राफ से खोज करके देना है। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार हमें पैसेज को रीड कर लेना है और एटलीस्ट ये पता लगा लेना है कि ये पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो मैं शुरुआत करूँगा। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है। पढ़ते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of body and spirit. Though I seek all of this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. इसको पढ़ करके बहुत से बच्चों ने आइडिया लगा लिया होगा कि ये किस लेसन से लिया हुआ है। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे किस लेसन से लिया गया है। आप लोग कमेंट करें एक बार। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले इसको हिंदी में अर्थ निकालेंगे, फिर आप लोग पता लगाएंगे किस लेसन से लिया गया है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस। यद्यपि मैं पुरानी परंपराओं से अपने आप को अलग करता हूँ। एनेक्सियस दैट, और मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल साइकिल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, कि भारत भी अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त कर लेगा। एंड डिवाइड
हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, जो यहाँ के लोगों को दबा करके रखता है और प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और यहाँ भारत के लोगों का संपूर्ण विकास होने से रोकता है। दो यद्यपि आई सीक ऑल ऑफ दिस, मैं इन सब में से खोजता हूँ, येट आई डू नॉट विश, यद्यपि मैं नहीं चाहता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को अलग करना, द पास्ट, प्राचीन परंपराओं से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। इट मीन्स यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो प्राचीन परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं, जो भारत को विकसित होने से रोकती हैं, ऐसी परंपराओं से मैं अपने आप को अलग करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत भी ऐसी परंपराओं से, जो उसको जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो भारत के लोगों को आपस में बांटते हैं और उनको विकसित होने से रोकते हैं, ऐसी परंपराओं को मैं चाहता हूं कि भारत भी छोड़ दे। लेकिन कहते हैं कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्राचीन परंपराओं से अलग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं से तो सीखता हूँ। मेरी जो विचारधारा है वो पुरानी अच्छी परंपराओं से है, और उन प्राचीन अच्छी परंपराओं को मैं अपने जीवन में उतार करके एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। आप लोगों ने समझ लिया होगा। यस एग्जैक्टली, ये दिगंगा नामक लेसन से लिया गया है, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वेरी गुड। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही आपको टेक्स्ट देना है, आंसर देना है। आंसर रीड करते हैं एक बार, क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबो पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। क्लियर है? आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? वेरी गुड। चलिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम बताइए, फ्रॉम विच, जहाँ से, द एबो पैसेज हैज़ बीन टेकन, उपर्युक्त पैसेज लिया गया है, एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, और इस लेसन के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो इसका आंसर लिखने का बहुत ही इजी तरीका बच्चों आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीका। आप कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये राइट लिखा हुआ है, इसको आप नहीं लिखेंगे। आंसर लिखते समय जब आप इसका आंसर देंगे, तो आंसर लिखते समय आपको राइट को हटा देना है। आपको लिखना कितना है, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन इज, और क्या लिखेंगे, दी गंगा, ये दी गंगा, ये आपने फुल स्टॉप लगा दिया, एक क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन के लेखक कौन है, ऑथर कौन है। इसका भी शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, ये इतना आप हटा देंगे, यहाँ पे हु इज को आप हटा देंगे आंसर लिखते समय, लिखेंगे क्या, द ऑथर ऑफ द लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं, लिसन अगेन, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन इज दी गंगा, ये इज दी गंगा। अब फिर लिखेंगे द ऑथर ऑफ द लेसन इज पंडित जवाहर लाल नेहरू। यस, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इतना लिख पाते हैं तो आपके 2 नंबर कन्फर्म हो गए। याद रखिएगा, 2 नंबर में आपको 2 नंबर ही मिलना है, इसमें आपको कोई कनेक्ट नहीं हो, कोई आपको माइनस नहीं होना है, कोई कट नहीं होना है। जो हमारे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, उनको आपको केयरफुली और सही ढंग से करना है, क्योंकि उसमें मार्क्स कट नहीं होते हैं। अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 नंबर में आपको 9 नंबर या 8 नंबर मिलने के संभावना है। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 2 मार्क्स से आपको मिलेगा, अगर आपने उसको ठीक ढंग से आंसर दिया है तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, बी नंबर की तरफ आते हैं। बी नंबर कहता है व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट हरसेल्फ ऑफ, नेहरू जी अर्थात लेखक क्या चाहते हैं कि भारत अपने आप को किन चीज़ों से मुक्त कर ले। व्हाट डज द ऑथर वांट, लेखक क्या चाहते हैं, इंडिया, भारत को, टू गेट हर सेल्फ ऑफ, अपने आप से पूर्ण रूप से अलग करने के लिए। इसका आंसर भी एग्जैक्टली आपको इसमें मिल जाएगा इस पैसेज में। तो आइए ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका आंसर मिलेगा।
लेकिन आपको शुरुआत में जोड़ना पड़ेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग, ये लिख, आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू। ये अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, इतना लिख लिया आपने। अब ये यहाँ शुरू करना है। इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of body and spirit। यहाँ तक आपको लिखना है। बहुत ही इजीली आप इसको लिख सकते हैं। आपको सिर्फ जोड़ना कितना है, ये आपने इतना जोड़ लिया, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, और बाकी आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, इंडिया शुड, ये इंडिया लिखा है, इंडिया शुड हरसेल्फ ऑफ, ये यहाँ से लेकर के आपको इसको लिख लेना है, पूरा लिख लेना है आपको। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको फेयर कॉपी में लिखिए, इसको याद करते चलिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप 3-4 ईयर के क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यही क्वेश्चन है जो एटलीस्ट 80% बार बार पूछते हैं। मैं आपको अनसॉल्व सॉल्व कराना शुरू कर दिया हूँ। पर डे में 8 से 9 के बीच में आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराता रहूँगा। और आप लोग कमेंट करते रहिए, जो चीज़ आपको आ रहा है उसको कमेंट करिए, या जो आपको और प्रश्न पूछने हैं इससे रिलेटेड वो भी आप लोग प्रश्न पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमने ठीक ढंग से कर लिया है तो वी हैव ऑलरेडी गॉट 4 मार्क्स फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा रहेगा आपका, सीरीज आपको ध्यान में रखना है। जो प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से किस क्रम में आता है। जैसे पहला क्रम आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपका होगा, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के माध्यम से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से होगा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है, वो भी 60 वर्ड में, 60 शब्दों में आपको देना है। 60 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। आपने लर्न किया होगा, ऑफ कोर्स आपने लर्न किया होगा, यू आर लेबोरियस स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 में से आपको एक ही करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपका मोस्ट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दोनों को दोनों क्वेश्चन लिख करके आते हैं, लास्ट में उनके पास समय कम पड़ जाता है और कोई ना कोई क्वेश्चन उनका छूट जाता है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके तब उनका आंसर देना शुरू करना है। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, तब उनके आंसर देने शुरू करने हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। तो ठीक है, मान लो हम लोग इसका आंसर दे रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। नेहरू जी के लिए और भारत के लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा, गंगा जी का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है, महत्व। सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है, महत्व। अर्थात नेहरू जी के लिए और इंडिया के लिए, नेहरू जी के लिए और इंडिया के लिए गंगा जी का क्या महत्व है, गंगा क्यों विशेष है भारत के लिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने इसको आप लोग के सामने इसलिए रखा है, इसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि कितनी बार पूछा गया है, 2012 में, 12 में, 14 में, 20 में। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन 12 में, 13 में और 16 में। आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। ये इस प्रकार से पूछ सकता है, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने गंगा नदी को भारत की नदी क्यों कहा है। या दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, जो आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। यही प्रश्न सेम टू सेम 2012 में, 13 में और 16 में पूछा गया है, और इसको घुमा करके 12 में, 14 में और 20 में पूछा जा चुका है, और हम लोग 20 का तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने गंगा नदी को भारत की नदी कहा है, बिकॉज, क्योंकि, द पीपल ऑफ इंडिया लव हर, क्योंकि भारत के लोग इसको बहुत प्रेम करते हैं। हर रेशियल मेमोरीज, होप एंड फियर,
इससे जातिगत यादें, उम्मीदें और भय, गीत, विजय के गीत एंड विक्टोरीज आर रिमेम्बरेबल, और इनकी विजय याद करने योग्य है। अर्थात इसकी जातिगत यादें, इसकी उम्मीद, उसका भय, उसके विजय के गीत और उसके विजय रिमार्केबल हैं, याद रखने योग्य हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत की प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं का प्रतीक है। सिंबल मीन्स प्रतीक। तो गंगा नदी भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती रही है और हमेशा बहती रही है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और तब पर भी गंगा नदी समान रूप से बहती रही हैं। शी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज। कहते हैं वह रिमाइंड्स, याद दिलाती हैं, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी चोटियों की, एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की। अर्थात गंगा नदी गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। और ही हैड लव्ड सो मच दैट, और उसको उन्होंने इतना अधिक प्रेम किया है। इनके बारे में बात हो रहा है, नेहरू जी के बारे में बात हो रहा है। ही हैड लव्ड सो मच ऑफ रिचेस एंड वेस्ट प्लांट्स बिलो, और कहते हैं ही हैड लव्ड सो मच, और वो उन्हें बहुत प्रिय है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और इन्हीं विस्तृत मैदानी भागों के नीचे और उपजाऊ मैदानी भागों के पास में रह करके नेहरू जी पले और बढ़े हैं। शी इज़ आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, और वह भारत की प्राचीन शान भी है। कौन? गंगा नदी। इसीलिए कहते हैं क्या, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। इसलिए गंगा नदी नेहरू जी के लिए और भारत के लिए विशेष है, अधिक महत्व रखती है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन, बाय द वे, अगर आपको सिर्फ एक ही करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ओनली आंसर ऑफ वन क्वेश्चन फ्रॉम टू। बट अगर आपको लगता है नहीं, आई विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, आई वांट टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे और उन्हें किस प्रकार से दोषी ठहराया जाता है। अगर आपको लगता है आपको इसका आंसर देना है, हु वाज सोक्रेटिस, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन विच हैज आस्क्ड मेनी टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम। सो कीप इट इन योर माइंड दैट you should have to learn at least 2 or 3 questions, long question from each and every chapters। ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसको। इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हु वाज सोक्रेटिस, सुकरात कौन थे। व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ, उन्हें किस प्रकार से दोषी ठहराया गया। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यह आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा था, हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे और उन्हें किस प्रकार से अक्यूज्ड किया जाता है, अर्थात उनको किस प्रकार से दोषी ठहराया जाता है। यू कैन सी गाइज, ये बोर्ड एग्जाम में 2011, 16 और 20 में तो आया ही है। इसके अलावा 2012 में इसी को घुमा करके पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ। इसको दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, वाई वाज सोक्रेटिस ट्राइड टू द कोर्ट एंड व्हाट हैपेंड एट द जेल। इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, डिस्क्राइब द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात के ट्रायल और उनकी डेथ के बारे में बताइए। तो इन सबका आंसर एक ही होगा, आप लोग लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ से आंसर की शुरुआत करते हैं। सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। हु लिव्ड इन एथेंस, जो एथेंस में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले। तो सुकरात एक महान फिलोसोफर थे जो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली एंड अंडरसाइज्ड। बचपन में जब वो छोटे थे, लड़का थे, तो वो अगली थे, कुरूप थे, अंडरसाइज्ड और छोटे कद के थे। और ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, उनकी फ्लैट नोज थी, चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले थे, पत्थर काटने वाले थे। ही वॉज ऑलवेज शैबली ड्रेस्ड, वो हमेशा गंदे कपड़ों में होता था। सिंस हिज चाइल्डहुड,
अपने बचपन की अवस्था से ही वॉज अ थाटफुल एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्कैप हिज नोटिस। वो बचपन से ही बहुत ही थॉटफुल बच्चा था, विचारशील बच्चा था, और कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ उसकी नोटिस से बच करके निकल नहीं पाती थी। स्कैप मीन्स बच करके निकल पाना, अर्थात वो हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था। कोई भी चीज़ उसकी आंखों से बच करके निकल नहीं पाती थी, सब में से कुछ न कुछ वो विचार सीखता था। Socrates was accused of misleading the young people of the country. सुकरात को दोषी ठहराया गया यंग मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए द यंग पीपल, युवाओं को, ऑफ द कंट्री, देश के। तो सुकरात को देश के युवाओं को मिसलीड करने के लिए अक्यूज्ड ठहराया गया, अपराधी ठहराया गया। देयर वाज वन पीपल इन एथेंस हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। देयर वर सम पीपल देर वे सम पीपल इन एथेंस। एथेंस में कुछ ऐसे भी लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनको पसंद नहीं करते थे। सो द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, इसलिए वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, अब समन्ड हिम, उनको बुलावा भेजा, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने प्रस्तुत होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे को खड़ा करने के लिए। अर्थात जो एथेंस के शासक लोग थे, उन्होंने सोक्रेटिस को बुलाया कि आप आइए, आप पर मुकदमा चलेगा। द जजेस लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनकी बात को सुनी, क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न भी किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उनको मौत की सजा दिया। इस प्रकार से हमने जाना कि सुकरात कौन थे और उन्हें किस प्रकार से अक्यूज्ड किया गया, वो उनको अपराधी ठहराया गया, और किस प्रकार से उनको मौत की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न को आपको हल करना है, और वो भी 25 वर्ड्स में हल करना है, अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो याद रहेगा आपको, आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रोज से ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, जो कि 4 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा 4 मार्क्स का होगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई हैड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। यमराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन। हमें अच्छे नागरिक क्यों होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मर्चेंट से टू हिज सन्स। मर्चेंट ने अपने पुत्रों से क्या कहा था। तो गाइज यहाँ पे इस साल 30% के कोर्स में ये दोनों आपको नहीं मैच करेगा, ये दोनों आपका नहीं मैच करेगा, ये वाला आपका रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसी का आंसर देखते हैं। वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। यमराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर को रीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न किस प्रकार से आएगा। वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। यमराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। सी गाइज, हाउ मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। इट हैज बीन आस्क्ड इन 2012, 14 and 20 in many series, and also it has asked in different way in 2011। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। इसी को 2011 में पूछा गया था इस प्रकार से, वाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा बिकॉज ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। ठीक है ना, आप लिखेंगे यामा ने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनका टेस्ट करना चाहते थे, उनका टेस्ट करना चाहते थे। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रिपेयर करते चलिए, फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। मैं पर डे आपको 8 to 9 o'clock में ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा 10th क्लास का। इसके बाद मैं 10 to 11 आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच द 12th क्लास अनसॉल्व पेपर ऑफ इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हम इसका आंसर देंगे, चूँकि ये दोनों क्वेश्चन आपके लेसन 5 और 6 से बिलोंग करते हैं, जो कि इस साल कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा मैच द फॉलोइंग ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। मीनिंग के आधार पर आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच करना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर तो मैच कर दूंगा मैं, यहाँ पर तो मैं एरो बता करके आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में एरो नहीं बनाना है, बल्कि आपको उसी के सामने उसका मीनिंग लिखना है। याद रखिएगा, वन कंटेन वन मार्क्स। एक्चुअली देर आर फोर words and that have each one number, the total are 4 marks in this question। देखते हैं बल्गिंग, पहले मीनिंग समझिएगा। बल्गिंग उभरी हुई, विल इच्छा, मिस्ट्री रहस्य, और हैगलिंग मोल तोल करना, मोल भाव करना। अब देखिएगा सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य, तो किससे मैच करेगा, ये इससे मैच कर जाएगा। उसी प्रकार से बार्गेनिंग मोल तोल करना हैकलिंग से मिल जाएगा। कमिंग आउट उभरी हुई, ये बल्गिंग से मैच कर जाएगा। डिज़ायर इच्छा विल से मैच कर जाएगा। तो पूरा देखिएगा, बल्गिंग, बल्गिंग किससे मैच करेगा, कमिंग आउट, विल डिज़ायर, मिस्ट्री सीक्रेट, हैगलिंग बार्गेनिंग। इस प्रकार से हमको इजीली 4 मार्क्स मिल गया गाइज। टेक है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, फास्ट करते हैं, समय बहुत जा रहा है ना अपना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पोइट्री से आएगा, पोइट्री से एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को आपको ध्यान से समझना है, और उस पैसेज को पढ़ करके जिस तरह से हमने अभी प्रोज के सवाल किए थे ना, उसी प्रकार से हमको पोइट्री का भी देखना है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं, समझते हैं किस लेसन से लिया गया है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। नेशन बिल्डर से लिया गया है, जो कि इस साल हमको नहीं पढ़ना है। तो एक और देख लेते हैं, सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो चूंकि आपकी बार तो एक कोर्स में नहीं है, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पे। हम लोग देख लेते हैं, नॉट ओनली गोल्ड, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। केवल सोना ही नहीं, धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि कोई व्यक्ति ही है, पीपल, जो किसी राष्ट्र को, अ पीपल, यहाँ पर पीपल मीन्स लोग लिखा होता है, ए पीपल, अ पीपल मीन्स राष्ट्र, अ ग्रेट एंड स्ट्रांग, जो किसी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाता है। अर्थात कोई धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे लोग ही किसी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाते हैं। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक, लोग जो सच्चाई से और ईमानदारी से खड़े रहते हैं। स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और हर कठिनाई का सामना करते हैं। तो देखिएगा, इसका क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो लाइन हैव बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। तो आप भी वैसे सेम वैसे लिखना, आपको ध्यान से समझिएगा, सेम वैसे आपको लिखना है जो पहले आपने लिखा था। जिस तरह आपने पहले लिखा था उसी प्रकार आपको इसको भी आंसर लिखना है, जिससे प्रोज में आपने किया था। क्या लिखेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो लाइन हैज बीन टेकन इज, क्या नाम है उसका, द नेशन बिल्डर, द नेशन बिल्डर, द नेशन बिल्डर्स। और फिर पूछ रहा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। अब लिखेंगे द पोएट ऑफ द पोएम इज आर डब्ल्यू इमर्सन, ये आर डब्ल्यू इमर्सन। इस प्रकार से इसका आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेंट्रल आइडिया होगा पोइट्री से। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ फॉलोइंग पोएम। पहला है द साम ऑफ लाइफ, दूसरा है द नेशन बिल्डर्स। गाइज आपके पास एक इसमें विकल्प भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा, आप चाहें तो इसमें से 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, इस क्वेश्चन पेपर में जो ना आया हो। ऐसे कोई 4 लाइन्स के आप पोएम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेंट्रल आइडिया करके दिखाते हैं, द साम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया करके दिखाते हैं।
द सम ऑफ लाइफ, देख पा रहे हैं आप लोग, इतनी इतनी बार पूछा गया है कि मैं इसको गिन नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। जस्ट इमेजिन किए, एटलीस्ट 2011 से के पहले से लेकर के 2019 या 20 तक आने वाले क्वेश्चंस में से एक रहा। आप देख पा रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, एटलीस्ट हर साल ये पूछा गया है और कई सीरीज में पूछा गया है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना ही है। एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज अ There is a sincere advice of the poet for every young man. Sincere means समझदार, advice means सलाह। देखिए यहाँ पर कवि की सभी युवाओं के लिए एक समझदारी भरी सलाह है कि men who love his country, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, अर्थात ऐसे युवा जो अपने देश से प्रेम करते हैं, कवि उनको एक अच्छी सलाह देते हैं। ही सेज दैट वर्क इज़ वर्शिप, वे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। सो वी शुड वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, इसीलिए हमें ईमानदारी पूर्ण और समझदारी पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए इन लाइफ, अपने जीवन में, विथआउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट, बिना इसके परिणाम की प्रतीक्षा किए हुए। कभी कहते हैं कि युवाओं, आप बिना फल की प्रतीक्षा किए हुए ईमानदारी से और समझदारी से कार्य करते चलिए। वी हैव टू अचीव टू नोबल आइडियल ऑफ लाइफ, हमें जीवन के आदर्शों को बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति करना पड़ेगा, हमें श्रेष्ठ काम करना पड़ेगा जीवन को सिद्ध करने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए, जिसके द्वारा हमारा समाज हमारे कर्मों से हमको याद करे। तो इस प्रकार से ये सेंट्रल आइडिया आपको याद करना ही पड़ेगा। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको याद करिएगा। कल की क्लास में मैं जब आऊँगा तो आप इसको टाइप करके मेरे सामने बताएंगे, सर आई हैव रिटन इट माई सेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न को आपको 25 वर्ड्स में हल करना है। 4 मार्क्स का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल, एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंजल आस्क द किंग बी सीटेड ऑन द थ्रोन। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाट वाज हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी। ये तो कोर्स में है नहीं, अब की बार हम लोग सिर्फ इन दोनों की चर्चा करते हैं, इन दोनों की चर्चा करते हैं। वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंजल आस्क द किंग टू डू बिफोर सिटिंग द थ्रोन। आइए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल, एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था। देखिए गाइस, यही प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा गया है। 11, 12, 19 और 20 में पूछा गया है, मे बी 21 में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा। इसका आंसर देखिए, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके टीचर को लगा कि ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि वह स्टूपिड और नॉटी है, बदमाश हो सकता है, वो बदमाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने था, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसको कई बार कई प्रकार से पूछा जा सकता है। इसे पहला प्रकार इसमें पूछ सकता है, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द सीट। जब सिंहासन पर बैठने वाले थे राजा, तब पहला एंजल क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, when the king was about to sit on judgment seat, द फर्स्ट एंजल आस्क। चलिए, इसको दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसे मैं तो समझता हूँ कि ये अधिक ठीक रहेगा, इसके लिए ये वाला प्रश्न अधिक फिट रहेगा। इसी को देखते हैं हम लोग। ये, व्हाट डिड द लास्ट एंजल से टू द किंग, व्हाट वाज द किंग्स रिप्लाई। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, अंतिम एंजल ने किंग से कहा था, यू मे सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इफ योर हार्ट इज प्योर लाइक अ
लिटिल चाइल्ड, अगर तुम्हारा हार्ट उस छोटे बच्चे की तरह प्योर है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। द किंग रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट वर्दी। राजा ने जवाब दिया था कि वह इस योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। जेसी ओवेन हैड हिज आई स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप। यस, ट्रू है। एडिसन वॉज बोर्न इन कनाडा। फॉल्स है। ट्रू क्या होगा? अमेरिका। वेन द शेफर्ड बॉय sat on the ground, the spirit of knowledge and justice would come to him. Yes, true है। एडिसन was taken out of the school because he was stupid boy। ठीक है, सही है। टीचर के अनुसार तो सही ही है, आप यहाँ पे ट्रू ही लगाएंगे। आप यहाँ पे ट्रू ही लगाएंगे क्योंकि टीचर के अनुसार तो टीचर वही सोच रहे थे। आप यहाँ पे ट्रू लगा देंगे। हालांकि कंफ्यूजिंग भरा है। ही वाज एक्चुअली नॉट अ स्टूपिड बॉय बट अकॉर्डिंग टू द स्कूल दैट्स व्हाई ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल। दिस इज द ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हरी अप, फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आपको सही जवाब देना है। इनमें से कौन सा सही होगा आपका? एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। एडिसन के पिताजी उसको प्रत्येक बुक पढ़ने के लिए 25 सेंट्स देते थे। क्यों देते थे? ही वॉज अ फनी बॉय? नो। एडिसन हैड फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स? नो। ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट करते हैं। बी नंबर में देखिएगा लिखा हुआ है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। क्या? गोल्ड? नो। सिल्वर? नो। आयरन? नो। स्टोन? यस, एग्जैक्टली, स्टोन से बना हुआ था। यस। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर देखिएगा, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ओलंपिक गेम इज। ओलंपिक गेम में प्रमुख चीज होती है अर्निंग मनी? नहीं। विनिंग? नहीं। टूर फॉरेन कंट्री? नहीं। टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना। अर्थात ओलंपिक गेम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? जीतना नहीं, पैसे कमाना नहीं, घूमने जाना नहीं, बल्कि क्या? हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ। क्या? एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज? नहीं। फ्लाइंग काइट्स? नहीं। डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? यस, एग्जैक्टली। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बी सेक्शन का है गाइस। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई आपके पास एडवाइस है तो उसको श्योर बताइएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा गाइस। तो इस प्रकार से 8:30 8 से 9, 8 से 8:30 तक मैं पर डे कल से लाइव रहा करूँगा आप लोगों के लिए भी। और आप लोग भी कमेंट करते रहिए। जो प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में आती है हाई स्कूल के बच्चों को, आप लोग कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो गाइज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।